नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 5 अगस्त 2019 को जब घाटी से 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद से आतंकियों का खात्मा शुरू हुआ। आतंकी गतिविधियां कम हुई, पत्थरबाजी की घटनाएं घाटी में कम हो गई और जम्मू कश्मीर श्रीनगर विकास की रफ्तार में जुड़ गया और तेजी से विकास करने लगा। लेकिन यह बात पाकिस्तान और उसके नुमाइंदे यानी कि उनके भाड़े के टट्टुओं को कभी हजम नहीं होने वाली थी। इसलिए हमने देखा कि इस साल अक्टूबर की शुरुआत से ही आतंकियों ने एक नया पैटर्न अख्तियार किया। आतंकियों ने उन लोगों की हत्या शुरू की जो कश्मीर से नहीं आते, जो कश्मीर के बाहर के हैं, यानी गैर कश्मीरी हैं। लेकिन इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या आतंकियों के इस चाल को अब नाकाम किया जाएगा और साथ ही क्या वक्त आ चुका है कि घाटी में आतंक के खात्मे के लिए संपूर्ण लड़ाई लड़ी जाए और आतंक की पौध जहां पर होती है उनको भी खत्म किया जाए, उनसे भी जवाब मांगा जाए। इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है, तिलमिलाहट बढ़ गई है। अंजाम यह हुआ कि एक अलग ही तरीका अख्तियार कर लिया है पाकिस्तान के प्यादों ने। अब घाटी की माटी को गैर कश्मीरियों के रक्त से रंगना शुरू किया गया है। चुन चुनकर हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। शनिवार को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का रहने वाला था। ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। कल की हत्याएं पहली हत्या नहीं थी। आतंकी अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही अपने मंसूबे जाहिर कर चुके थे। आतंकियों ने 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की श्रीनगर में बेरहमी से हत्या कर दी थी। माखनलाल बिंद्रू की हत्या उनके मेडिकल स्टोर में की गई थी। इसके अलावा 5 अक्टूबर को ही आतंकियों ने बिहार के वीरेंद्र पासवान का कत्ल किया था। वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचते थे। इन हत्याओं के 2 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को आतंकियों ने 2 हिंदू और सिखों का खून बहाया। श्रीनगर के एक स्कूल में महिला प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये गैर मुस्लिम थे। इनमें प्रिंसिपल सिख थी और टीचर हिंदू थे। आतंकियों ने नाम पूछकर और धर्म जानकर इन दोनों का कत्ल कर दिया। धारा 370 हटने के बाद से जब से कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान घाटी में शुरू हुआ है, तब से अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि जो यहाँ रहने के लिए आएगा, नौकरी करने आएगा, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी इसी तरह से हत्या की जाएगी। घटनाएं साफ बता रही हैं कि ये गैर कश्मीरी या फिर गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग है। उसके बाद भी महबूबा बातचीत का राग अलाप रही हैं, वार्ता की सलाह दे रही हैं। इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती जो है लाशों के ऊपर वो सियासत कर रही हैं। कौन से किससे डायलॉग करना चाहिए? लोकल का मतलब उनका क्या है कि जो टेररिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान ने गन पकड़वाई है और वो गरीबों को मार रहे हैं, रेडी वाले को मार रहे हैं, वो गोलगप्पे वाले को, एक जो बीवर है जो कढ़ाई करता है कश्मीरी, उसको जो मार रहे हैं, कश्मीरी टीचर्स को मार रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख हैं, उनसे बात जो मार रहे हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति है, आतंकी इसलिए बौखलाए हुए हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं। उससे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को तकलीफ होती है। इनकी ये जो तकलीफें हैं ये दूर करेंगे और इन आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत पैदा करने के लिए एक के बाद एक हिंदू, सिखों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। पाक पोषित आतंकियों की पूरी कोशिश घाटी में खौफ पैदा करने की है, लेकिन सेना नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर रही है, आतंकियों के सफाई में जुटी है। अब सेना के टारगेट पर वो टारगेट किलर है जो घाटी में कत्ल गारत मचाए हुए हैं। इसके साथ ही उन लोगों पर भी इनकी नजर है जो आतंकियों की मददगार है। सेना घाटी में माहौल बिगाड़ने वाले आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रही है और अब बारी है टारगेट किलर की, जिनका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको दिखाते हैं कि इस अक्टूबर के महीने में किस तरह से एक के बाद एक लगातार जो आतंकी हैं वो गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, 5 तारीख को
5 तारीख को कश्मीरी पंडित बिंद्रू की हत्या की जाती है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को ही हम देखते हैं कि किस तरह से एक और घटना को अंजाम दिया जाता है। हिंदू शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, सिख प्रिंसिपल की हत्या कर दी जाती है। ये 7 तारीख की घटना है। और 16 अक्टूबर को इसी तरह हमने देखा कि कल किस तरह से 2 लोगों की हत्या कर दी गई, एक बिहार का रहने वाला था और एक यूपी का रहने वाला था। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इन आतंकी घटनाओं के बीच बड़ी खबर मिल रही है। डीजीपी एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। बड़ी बैठक होगी डीजीपी की, जिसमें सभी अहम पुलिस अधिकारी और वहां के मौजूद लोग वहां पर मौजूद होंगे। और बता दें आपको, थोड़ी देर बाद ये डीजीपी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो हिटलिस्ट तैयार की गई है, उस हिटलिस्ट में कौन कौन से आतंकी किस किस इलाके में सक्रिय हैं, उनसे उनके भी आगे उन पर एक्शन को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ अंजू इस वक्त श्रीनगर से जुड़ रही हैं और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, पहले आपके पास आना चाहेंगे, डीजीपी की बड़ी बैठक होने वाली है, बैठक में कौन कौन आ रहे हैं और उसमें रणनीति क्या बनने वाली है, कुछ जानकारी मिली आपको? देखिए, ये बैठक 5:30 बजे होनी थी, लेकिन डीजीपी बैठक उसके बाद यह पुंछ का दौरा रखेंगे और उसके बाद एक बार फिर बैठक। लेकिन जो लगातार बारिश और खराब मौसम से डीजीपी जम्मू नहीं पहुंचे, उसके बाद एडीजी मुकेश सिंह जो है जी गुरसिमरन आपके पास वापस लौटेंगे, चूंकि थोड़ी कनेक्टिविटी इशू नजर आ रही है। अंजू हमारे साथ लगातार बनी हुई। अंजू, बैठक के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि अक्टूबर में हालात थोड़े से असामान्य हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है इस बैठक के कई मायने हैं। जी बिल्कुल विवेक, ये बहुत ज़रूरी बैठक हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर वैली में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं और जो सिविलियंस हैं या गैर कश्मीरी हैं उनको टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही है, तो इसको लेकर यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू में एक बैठक होगी जिसमें डीजीपी को शामिल होना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वैली में सुबह से मौसम खराब रहा है, तो उसकी वजह से जो मीटिंग का जो समय है वो भी लेट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान ये तमाम चीज़ें तय की जाएगी, उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर जो टेररिस्ट है उनके छुपे होने की संभावना है, जो जहां वहां से अपना नेटवर्क चलाते हैं, उन तमाम जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे कल एक बड़ा ऑपरेशन पंपोर में किया गया था, लश्कर का जो एक कमांडर था, टॉप कमांडर था, उसकी किलिंग की गई, उसको मौत के घाट उतारा गया। और वो जो आतंकी जिसको ढेर किया गया, वो 2 सिपाहियों की हत्या में भी शामिल था। तो इसी तरीके से जो तमाम ऑपरेशन से अंजू, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आतंकी नया तरीका अख्तियार कर रहे हैं, इसे कैसे टैकल किया जाएगा? आपके पास वापस लौटेंगे अंजू, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मृतक अरविंद शाह, उनके पिता ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच 24 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसे बंद किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से मैच खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। पाकिस्तान भारत के लोगों की जान ले रहा है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है, भारत में आतंकवाद बढ़ा रहा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान के साथ खेला होने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। लेकिन भारत पाक मैच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। मैच रद्द करने पर विचार हो, यह कहना है गिरिराज सिंह का। आतंक फैलाने का अंजाम तो भुगतना होगा, यह कहना है गिरिराज सिंह का। केंद्रीय मंत्री ने इशारा किया है, यह भी कहा है कि मैच रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह का यह बहुत बड़ा बयान। भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में 24 तारीख को मुकाबला खेला जाना है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है, केंद्रीय मंत्री ने इशारा किया है कि इस मैच को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। की हत्या हो रही है पूरे दुनिया के सामने, इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार।
तो ये बड़ी बात कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कह रहे हैं कि जो मैच, क्रिकेट मैच खेला जाएगा उसे रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद फैलाने का अंजाम तो भुगतना होगा। अगर आतंकवाद आपकी मिट्टी से पनप रहा है तो आपको इसके लिए जिम्मेदार होना होगा और आपकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, आप पर एक्शन होना चाहिए, यह कहना है। और आतंकवाद का सफाया भी होगा, यह भी कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी स्पोक्सपर्सन अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट, और हमारे साथ अहमद अयाज जुड़ गए। थोड़ी देर में माजिद हैदरी जुड़ेंगे और मोहम्मद आकिब रेनूज शाह जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कि यूथ लीडर हैं जम्मू कश्मीर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अहमद अयाज आपसे शुरू करना चाहता हूं। पत्थर पीट जो मारा करते थे, जो पत्थरबाजी करते थे, उनके लिए हमने देखा था कि किस तरह से दिल में दया और छाती पीटा जाता था। ये मानवाधिकार गैंग वाले थे जो कहते थे ये पत्थरबाज तो मासूम हैं, ये हैं वो हैं। ये कहां हैं आजकल जब ये मासूमों को मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, जो लोग गोलगप्पे बेचकर रोजी रोटी चलाते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कहां ये लोग, क्यों खामोश है? वहां का पढ़ा लिखा तबका, वहां के पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग, क्यों चुप है वो लोग, क्यों चुप हैं आप? अहमद अयाज, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आवाज उठाइए आतंकवाद के खिलाफ। बताइए क्यों खामोशी इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है? आखिर ये सन्नाटा किस लिए है? आतंकवादियों के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा क्या? ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको पूछ सकता हूं तो मैं रेस्पॉन्ड करता हूं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद हालात सुधर गए हैं, लेकिन हम बार बार कहा कि जो हम कश्मीर में, तो बेशक जो वारदात हो रहे थे उसमें कमी आई है, इसलिए कि लोग हैं। तो आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे लगता है आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हमारे साथ एक यूथ लीडर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आकिब, मैं उनके पास चलता हूं। मोहम्मद आकिब, आखिर इतना सन्नाटा आतंकियों के इस कायराना हरकत पर, शर्मनाक हरकत पर शर्म आती है मुझे। जम्मू कश्मीर के वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन आज खामोश हैं। लेकिन इस खामोशी का जवाब तो देना होगा। मोहम्मद आकिब, आतंकियों के इस कायराना हरकत पर, शर्मनाक हरकत पर शर्म आती है मुझे। जम्मू कश्मीर के वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन आज खामोश हैं। देखिए जनाब, हम खामोश नहीं है, ठीक है। रहा सवाल, या तो आपकी नॉलेज कम है या तो आप ड्रामा कर रहे हैं। मैं वो बंदा हूं, along with my elected corporators, I start and campaign आखिर कब तक, which was against the killings of Pakistan and the civilian killings। आप सुनिए, मैं बीजेपी की तरह नहीं हूं। ये जो डोंग रच रहे हैं ना, ये जो बीजेपी की आपकी मोहतरमा बैठी है, इनसे मैं आज पूछना चाहता हूं इनकी क्या पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ। What are the policies they are doing against terrorism in Kashmir? है इनके पास कोई जवाब? अगर इनके पास है, बोल दीजिए इनको बोलने के लिए। आज देश सुनना चाहता है, कश्मीरी नौजवान सुनना चाहता है। हम वो लोग हैं जो पिछले 30 साल से सफर हुए और इनके पास कोई पॉलिसी है नहीं। इनको तो कुछ करना है नहीं। इन्होंने तो कश्मीर को बर्बाद करके पहले उन लोगों के लिए हमारा फ्यूचर इन्होंने बर्बाद करके रखा है। अगर इनके पास कोई पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, उन लोगों के लिए मौन धारण करो, उन लोगों का सम्मान करो, उन लोगों के साथ खड़े हो, उन लोगों के समर्थन में आवाज बुलंद करो। सुशील पंडित हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। सुशील पंडित साहब, ये नेतागिरी कर रहे हैं इस मंच पर आकर, इस मामले को पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं आतंकवाद के खिलाफ इनका मुंह क्यों नहीं खुलता है? मैंने तो कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं किया। मोहम्मद आकिब, बीजेपी कांग्रेस मत करो, आप बीजेपी कांग्रेस मत करो। सुशील पंडित जी, हमने कश्मीरी नौजवानों को साथ लेके सड़कों पे निकले। आपने कुछ नहीं किया है, आपने ढोंग किया, आपने ड्रामा किया, कुछ नहीं किया आपने ड्रामा किया है, आपने कुछ नहीं किया। आपने कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने का बस ड्रामा किया है। सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील पंडित जी, वो जवाब नहीं देंगे तो कौन देंगे? You are expecting कि मैं देखिए विवेक जी, इस देश ने पिछले 32 साल से इस जिहाद के तांडव को झेला है और हमने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई नीति नहीं बनाई है। गिरिराज जी ने बहुत सही कहा कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आप ही सोचिए
कि वो हमारे निहत्थे नागरिकों को आए दिन चुन चुन कर मार रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि जाओ हम नहीं खेलते आपके साथ क्रिकेट। केवल क्रिकेट न खेलना क्या अपने आप में काफी है? पाकिस्तान इतना गैरतमंद, इतना इज्जतमंद, इतना संवेदनशील तो नहीं है कि आप कहें क्रिकेट नहीं खेलते तो वो बंद कर देंगे। आप पाकिस्तान को किस तरह इसके लिए दंडित करेंगे ये बताइए। आप दुनिया भर में लोगों को कहते हैं, देशों को कहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए, जिहादी देश घोषित कीजिए। क्या हमने स्वयं इसे अभी तक जिहादी देश, आतंकवादी देश घोषित किया है? अपनी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करके इनको कटघरे में खड़ा किया है कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। हम दुनिया से ये अपेक्षा रखते हैं, लेकिन स्वयं क्या करने जा रहे हैं? क्या हमने टोटल बैन कह रहे हैं आप लगाया है पाकिस्तान के साथ व्यापार पर, पाकिस्तान के साथ आने जाने पर? कर्नल दिनेश नैन से भी जानेंगे कि आखिर इस मामले में कितना सख्त एक्शन और किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर बता दें आपको कि डीजीपी की बड़ी बैठक होने वाली, उससे पहले पुंछ में मुठभेड़ जारी है। जी हां, पुंछ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर इस वक्त आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। और आपको बता दें कि ये मुठभेड़ काफी लंबे समय से चल रही है। और ये भी बता दें कि आतंकियों और सेना की तरफ से, दोनों तरफ से इसमें फायरिंग जारी है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है। गुरसिमरन, इस मुठभेड़ के बारे में बताइए, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। जम्मू जोन के एडीजी मुकेश सिंह चंद मिनट पहले यहां पर मौके पर आए थे, और मैं गौरव से कहूंगा कि आप दिखाएं जो ये जो गाड़ियों का काफिला है, ये एसएसपी पुंछ का है। वो इस वक्त यहां पर जो रुके हुए हैं, ये एंट्री पॉइंट है पुंछ का, और यहां से जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम जो आला अफसर हैं वो यहां पर मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अब देखेंगे तो इलाके में जो चौकसी है वो पहले से ही बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यहां पर तैनात है। ये वो इलाका है जिससे आगे किसी भी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है, और यह लास्ट पॉइंट है क्योंकि इसके आगे जो है एनकाउंटर साइट काफी नजदीक है, और इसलिए किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। डीजीपी दिलबाग सिंह की बैठक 5:30 बजे का समय था जब होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से डीजीपी दिलबाग सिंह जो है वो ना ही एनकाउंटर साइट पर पहुंच पाए और ना ही जम्मू। इसलिए एडीजी जम्मू मुकेश सिंह जो है वो एनकाउंटर साइट पर पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया है। अब एडीजी जम्मू जो है वो राजौरी की तरफ रवाना हुए हैं। एक बार वो जब पहुंच जाएंगे उसके बाद ही जो अगला मीटिंग क्या रहती है, या फिर वो सीधा डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह को ब्रीफ करते हैं, या ये मीटिंग जो है वो कल तक पोस्टपोन की जाती है, ये सभी डिसाइड हो पाएगा जब ऑफिसर जो हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचेंगे, चाहे वो राजौरी जाएं या फिर जम्मू। लेकिन ऑन ग्राउंड जो निरीक्षण है वो कर लिया गया है। माना जा रहा है कि आज जो खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में वो तेजी नहीं देखने को मिली जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी। कितने लोग हैं वहां पर अभी? कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है जहां पर इस वक्त मुठभेड़ जारी है? देखिए, इसको लेकर अभी भी पुलिस जो है असमंजस, सुरक्षा बल असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि आतंकी जो हैं वो 3 से 4 का एक गुट था, लेकिन वो स्प्लिट हो चुके हैं। अब क्या 4 के 4 आतंकी यहीं पर हैं या कहीं अलग जगह चले गए हैं? लोकल सपोर्ट की बात निकलकर सामने आ रही थी। क्या लोकल्स ने इतना सपोर्ट किया है कि आतंकी, क्योंकि इतनी ज्यादा लोकेशंस आतंकी चेंज कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल एनकाउंटर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर हो रहा है, तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा है जो आतंकियों को सपोर्ट मिल रही है, बेतरघात हो रहा है। और वही चीज को जो है हर वक्त ये लोग खंगालने में लगे हैं। 2 से 3 लोगों को सुबह से हिरासत में लिया गया है। गुरसिमरन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन सुशील पंडित जो सवाल थोड़ी देर पहले उठा रहे थे, जो बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही, जो बात मृतक का परिवार कह रहा है, वो इस सवाल में अनिला जी आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछता हूं, 24 तारीख को भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाना है, लेकिन आखिर उस मुल्क के साथ हम क्रिकेट मैच क्यों खेलें जो मुल्क हमारे देश में आतंकियों को भेजता है, हमारे मासूमों की जान लेता है? अभी 7 लोगों की हत्या सिर्फ अक्टूबर के महीने में हो गई है, तो क्या एक क्रिकेट मैच होना चाहिए? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अनिला जी, ये सवाल आपसे है। क्यों नहीं ये मैच रद्द किया जाना चाहिए? एक कारण बताइए कि ये मैच खेला जाए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, सरकार की प्रवक्ता नहीं। और ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में होना है, जो खेल होना है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये एक टॉप लेवल डिसीजन है जिसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर कोई निर्णय ले लिया गया है
या नहीं लिया गया है। और जिस विषय पे मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी भी करना पसंद नहीं करती। लेकिन अनिला जी, एक ऐसे मुल्क से मैच क्यों खेला जाए जो हमारे देश में आतंकियों की पौध उगाता है, युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर धकेलता है, मासूमों की हत्या करवाता है, और हम सब जानते हैं इसके पीछे बाजवा की सेना, आईएसआई, वहां की सरकार, सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो आखिर हम उससे मैच क्यों खेले, हम उससे क्रिकेट क्यों खेले? ये खेल वाला रिश्ता क्यों है? फिर ये बेशक जवाब देंगे कि आईसीसी का टूर्नामेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन भारत तो बॉयकॉट कर सकता है उसका। विवेक जी, ये बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें ना केवल रूलिंग गवर्नमेंट पर जो अपोजिशन है उसका पार्टिसिपेशन भी होगा, और ये केवल गेम नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं, फिर तो ऑल लेवल जो है हर स्तर पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें संबंध रखना है पाकिस्तान के साथ। मैं तो सुशील पंडित जी से 100% अग्री करता हूं कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है तो उससे सारे रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए, उसमें अगर लगाने की तो बात ही नहीं है। माजिद हैदरी नहीं है हमारे साथ, अयाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। जी, अभी आपने मुझे एक सवाल पूछा था, आप लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं इसके खिलाफ। अभी देखिए, कश्मीर में 3 तरह के बंदूक चल रहे हैं। एक ये कि मिलिटेंट्स की तरफ, दूसरा सिक्योरिटी की तरफ, और तीसरा अननोन एक और मसला पैदा हो गया। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई किसी के गन के सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल खड़ा नहीं हो सकता है और उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। ये आप मानने वाली बात है, क्योंकि लोग जिस तरीके से मारे जा रहे हैं रोडों पर, सड़कों पर, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, जैसे अभी बिंद्रू का हो गया या कोई वो रेडियो वाला हो गया। तो उस सूरत में सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता कश्मीर में आपको कोई एक ऐसा आदमी नहीं दिखेगा जिसने इन किलिंग्स की खिलाफ इजहार नहीं किया होगा, नहीं सदमा किया होगा इजहार, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है, अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को, अब ये मानने वाली बात है कि पाकिस्तान से मसला आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कौन सी पॉलिसी है? अभी आप खेल की बात कर रहे हो और बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि मैं इसके बारे में बोल नहीं सकती हूँ। मसला ये है कि ये कंफ्यूज खुद लोग आप ये कह रहे हैं, ठीक है अयाज अहमद, आप ये कह रहे हैं, आपका स्टैंड ये है कि मैच नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित करना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो आपके पास वापस लौटूंगा। कर्नल दिनेश नैन, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांग की है, और ये मांग मृतक अरविंद शाह के पिता ने की है। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच होना है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच मैच ना हो, ये मृतक अरविंद शाह के पिता कह रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैच नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के उसके किए की सजा उसे मिलनी चाहिए, उसे जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए, और पाकिस्तान से ये तय किया जाना चाहिए कि आखिर वो आतंकवाद जिस तरह से फैला रहा है उस पर क्या एक्शन होगा। हमारे सुनिए क्या कहा अरविंद सावंत के पिता ने। अभी पाकिस्तान के साथ खेला होने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। और एक और बड़ी खबर बता दें, भारत पाक मैच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। मैच रद्द करने पर विचार हो, पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिले, आतंकवाद फैलाने का अंजाम तो भुगतना होगा, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जब उनसे पूछा गया कि एक गैर कश्मीरी और कश्मीर में जो लोग बाहर से आकर बसे हैं, जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए एक दूसरे राज्य में जाते हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे आतंकियों का हिसाब होगा और भारत पाकिस्तान मैच कराए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। सुनिए क्या कहा गिरिराज सिंह ने। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार।
और कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अयाज अहमद, कर्नल दिनेश नैन, अयाज अहमद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस नीति नहीं है, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट किया, हमने वहां के आतंकियों को वहां पर घुस के मारा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि न सिर्फ मैच रद्द किया जाए, बल्कि पाकिस्तान को ऑफिशियली रोग स्टेट घोषित करे भारत और पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है। उनकी बात करो। नहीं विवेक, हमारे देखिए, हमारे काफी मात्रा में सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं अभी हाल ही के अंदर। तो मैच खेलने का अगर आप मुझसे निजी तौर पे पूछे तो कोई मतलब नहीं बनता है। दुश्मन से क्या मैच खेलेंगे? रही बात आपके सवाल की, देखिए हम 2 स्तर के ऊपर अभी एक्शन चल रहा है। पाकिस्तान को हमने बहुत छूट दी। हमने क्या किया, उसके गेम में आ गए और जो हमारा एलओसी का एरिया वहां पे सीज फायर करके पाकिस्तान को मौका दे दिया कि मनमानी करके जल्दी जल्दी वो काबुल के अंदर इन तालिबानियों को या हक्कानियों को घुसेड़ करके वहां कब्जा कर ले। और अब उन्हीं लोगों को लेके मीरपुर से लेके मुजफ्फराबाद से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल पे नीलम वैली हो, पुंछ हो, उरी सेक्टर हो, सभी की जगह पे उन्होंने इनको ला करके खड़ा कर दिया है लॉन्चिंग पैड के ऊपर। डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान। एक तरफ उसको दिखाई देगा कि अंदर अंदर टेररिस्ट कम हो गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन जैक बूट के बाद दक्षिण कश्मीर के अंदर भी बुरहान वानी से लेके नीचे तक सभी के सभी टॉप कमांडर साफ कर दिए गए थे। अब छुटपुट लोग रह गए हैं जिनको बोलते हैं ग्रेनेड फेंक दो, एक पिस्तौल लेके गोली मार दो, ताकि 16 जनवरी 1990 वाला किस्सा कि 3 शर्त जो रखी थी, एक फरमान जारी किया था, या तो मुस्लिम बन जाओ या छोड़ के भाग जाओ कश्मीर या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेम चीज रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके खिलाफ हमारी जो लॉ है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा कर्नल दिनेश नैन, ये सेम चीज रिपीट हो रही हो। आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ये 2021। मोहम्मद आकिब, एक सेकंड, बड़ी बेचैनी हो रही है। एक सेकंड मोहम्मद आकिब, मैं आ रहा हूं। बहुत बेचैनी हो रही है तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे को फिनिश करने दे जी कर्नल दिनेश नैन जी। विवेक, मेरे को फिनिश करने दे, मेरा पॉइंट फिनिश करने दे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी एनआईए की टीम से लेके हर टीम वहां पे अभी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोकल वहां पे मॉड्यूल्स हैं, उनको उठा रही है, उन पे काम एक्शन हो रहा है। जो लोग कश्मीर से आ रहे हैं, जैसे कि अभी देखा पुंछ के अंदर इनकाउंटर चल रहा है, उनको हमारी सेना देख रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोटली हो, नीलम वैली हो, पुंछ हो, उड़ी हो, और जितना भी एलओसी का इलाका है, एक भी गोली अगर भारत की तरफ चलती है, सारे के सारे लॉन्चिंग पैड के ऊपर एक साथ सीज फायर तोड़ करके हैवी बॉम्बार्डमेंट करके पाकिस्तान को इसकी कीमत देनी पड़ेगी। एक भी जान की कीमत देनी पड़ेगी। जब तक हम इस एक्शन पे पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे, मेरा मानना है पाकिस्तान ये शरारत करने की कोशिश करेगा। टाइम आ गया है, हम लोग डिसाइड कर लें। और पाकिस्तान को एक भी व्यक्ति अगर हमारा मारा जाता है, इस तरफ हमें को ये लड़ाई फेंसिंग से, एलओसी से इस तरफ से उठा के पाकिस्तान की तरफ ले जानी होगी। वहां पे ये दहशतगर्द लोग आ गए हैं जो बचे कुचे थे, काबुल से वापस आ गए हैं। दुनिया को पता है ये दहशतगर्द हैं, हमारे इलाके में बैठे हैं, पीओके हमारा है। बिल्कुल, लेकिन कर्नल एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कर्नल दिनेश नैन, आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, गैर कश्मीरी पर फिर से हमला हुआ है। आतंकियों ने एक मजदूर के घर पर हमला किया है, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। बता दें ये बड़ी खबर आ रही है घाटी से, जहां पर गैर कश्मीरी पर फिर से हमला किया गया है। बता दें ये खबर आ रही है कुलगाम से, जहां पर गैर कश्मीरी पर हमला किया गया है और ये एक मजदूर है जिस पर हमला किया गया है। बेहद कायराना हरकत आतंकियों द्वारा। आपको बता दें कि ये जो खबर मिल रही है वो कुलगाम से मिल रही है। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ गए। माजिद हैदरी, क्रिकेट क्यों खेला जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ? मुझे समझ नहीं आता और मुझे यह भी जानना है, ये तथाकथित मानवाधिकार गैंग आजकल चुप कहां है, आजकल छिपा हुआ कहां है, जो आतंकवादियों को और पत्थरबाजों को मासूम बताता था? जी जनाब, मैं एक सवाल आपसे करना पड़ूंगा विनम्रता पूर्वक। क्या हम उसी पाकिस्तान की बात करें जिसे 15 अगस्त और 14 अगस्त को हमारी सेना ने उरी में मिठाइयां बांटी थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम उसी पाकिस्तान की बात करें जिनके साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी को इसी महीने के मार्च में भारत में रिवाइज किया? क्या हम उसी पाकिस्तान की बात नहीं, हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो सीज फायर के नाम पर घुसपैठ कराता है। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पर दाऊद इब्राहिम से लेकर जहां पर दुनिया के बड़े बड़े आतंकी पनाह लेते हैं। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पर 9/11 का सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा आतंकी पनाह लेता है। माजिद हैदरी, तो आप बात सुनिए, या तो आप पाकिस्तान से बात कीजिए या पाकिस्तान से जंग कीजिए। कृपया करके हमारी जानें बख्शिए। यहाँ आम इंसान की जान जा रही है।
यहाँ आम भारतीय मर रहा है, आम कश्मीरी मर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं पड़ी। आप यूपी इलेक्शन के नाम पे यहाँ होली की खून की होलियां खेलेंगे। आप लोग थोड़ी शर्म कीजिए। यूपी का इलेक्शन आ गया, यहाँ हर दिन जाने जाएगी। अरे लोगों की जान तो पहले बचाइए, पाकिस्तान को बाद में देखिए। हर रोज यहाँ बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तभी वो गोलगप्पे वाला बेचारा वीरेंद्र पासवान बिहार का मारा नहीं तो कभी आपने कभी आपने सोचा या फिर आपके साथ के लोगों ने सोचा कि जो लोग मरे, जो गोलगप्पा वाला जिसकी जान ले ली गई, कभी उसके लिए सिंपैथी जता दे, कभी उसके घर जाकर उसका हालचाल जान ले। बिंद्रू के घर जो कुछ हुआ, क्या डॉक्टर साहब के घर जाने की जहमत किसी ने उठाई? ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं आप लोग। सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील पंडित जी, शर्म आनी चाहिए राजभवन को। अरे सर, आपको शर्म आनी चाहिए। कश्मीर में रहकर वहां के लोगों के साथ खड़े नहीं होते। सुशील पंडित जी, कश्मीर जी, ये कश्मीर में जिहाद के हिमायतियों को जी, अब ये इनको चिल्लाने से फुर्सत मिले तो मैं कुछ बोलूं। ये लोगों के बीच में कूद पड़ते हैं, जब अपनी बारी आती है तब हाथ जोड़ के कहते हैं कि कोई ना बोले, कोई ना बोले। बदतमीजी की पराकाष्ठा है ये। कश्मीर में इस वक्त जिहाद चल रहा है और हम जिहाद का दिल जीतने के लिए कभी उसको रियायतें देते हैं, कभी उसको सहूलियतें देते हैं और कभी एक आध बार जवाबी कार्रवाई करते हैं। दुनिया पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट में जब डालेगी तब डालेगी। भारत को किसने रोका है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए? भारत दुनिया में यह ऐलान कर दे कि जो कंपनी, जो देश पाकिस्तान के साथ सौदा करेगा, काम करेगा, वहां आएगा जाएगा, वो देश भारत के साथ अपना रिश्ता खोएगा। भारत सैंक्शंस लगा है पाकिस्तान पर, भारत बस को ब्लैकलिस्ट करे, भारत उसके साथ सब संबंध विच्छेद करे। केवल क्रिकेट खेलने से आप पाकिस्तान को कहीं कोने में नहीं खड़ा कर सकते। उनमें वो गैरत नहीं है, उनमें वो शर्म नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है कि आप बायकॉट करें और वो शर्मिंदा हो। पाकिस्तान को हर हाल में अलग थलग करने के लिए भारत को पहले पहल करनी पड़ेगी। उसे आतंकवादी मुल्क घोषित करना पड़ेगा, उसका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा, उसके साथ हर तरह के प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे और दुनिया को कहना पड़ेगा कि उसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक को चुनना है। और भारत के पास वो ताकत है कि वो दुनिया को मजबूर करे कि पाकिस्तान अलग थलग हो जाए। मेरी आवाज बंद कर रहे हैं, मैं इस मंच पे नहीं। माजिद हैदरी, एक तो आप बेशर्मों की तरह हंसते हैं इतने सीरियस टॉपिक पर, यहां लोगों की जान जा रही है और आप हंस रहे हैं। आप मतलब मैं आपको इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। आप इतने बेशर्म हैं कि लोग मर रहे हैं और आप सुशील पंडित के कमेंट पर हंस रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 3 लोग हैं, आतंकियों की मदद करने का आरोप है। ये ओवरग्राउंड वर्कर भी हो सकते हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें लोकल सपोर्ट मुहैया कराते हैं। मेंढर इलाके से इन्हें हिरासत में लिया गया है। मुठभेड़ को लेकर पूछताछ जारी है। एक महिला से भी पूछताछ हो रही है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। मोहम्मद आकिब हमारे साथ बने हुए यूथ लीडर हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील, उसके बाद सुशील पंडित आपके पास और अनिला सिंह उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद आकिब, थोड़ी देर पहले आप बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे थे, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि घाटी में वो कौन लोग हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं? वो कौन लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट मुहैया कराते हैं? और वहां पर वो लोग मौजूद होने के बावजूद उनके खिलाफ वहां के लोग कुछ नहीं बोलते, खामोशी रहती है, आखिर क्यों? देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, शायद आपको गलत फहमी है, क्योंकि जहाँ तक सवाल है कंडेमनेशन का, हर एक कश्मीरी इसकी मजम्मत करता है। बिकॉज कश्मीरियत हमें सिखाती यही है भाईचारा, ठीक है ना। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, कश्मीर के हर एक जगह से प्रोटेस्ट हुए, नो डाउट कि छोटे हुए, लेकिन हर एक जगह से प्रोटेस्ट हुए। चाहे कश्मीर के किन किन इलाकों में प्रोटेस्ट हुए, जरा ये भी बता दीजिए, किन किन इलाकों में प्रोटेस्ट हुए? मैं भी न्यूज चैनल में काम करता हूं, मुझे बताइए किन किन इलाकों में प्रोटेस्ट हुए। मैं बताता हूं, सुनिए ना जनाब, घंटाघर में प्रोटेस्ट हुए, बिरवाड रोड पे प्रोटेस्ट हुए, क्यों नहीं हुए? आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? आप क्यों हमेशा नेगेटिव साइड कश्मीर का दिखाते हो? मैं क्यों? सुनिए, आपने नेगेटिव साइड कश्मीर का, ये चीज आपने नेगेटिव साइड कश्मीर का उठाया, मैंने नहीं उठाया, पहली बात। और दूसरी बात, मोहम्मद आकिब,
कश्मीर में जो कुछ आतंकवाद हो रहा है, नेगेटिव साइड नहीं उठाया, आपने उठाया है। पहली बात आपने उठाया है, आपने उठाया मोहम्मद आकिब, खून खराबा हो रहा है, आपने उठाया। यहाँ पे खून खराबा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से अमन और चैन है, लेकिन आप लोगों के पेट में 370 हटने के बाद इतना दर्द है कि आप लोगों को खाना हजम नहीं हो रहा। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की बातचीत की वजह से, आप लोगों के उकसावे वाले बोल की वजह से ये हालात बन रहे हैं। अनिला सिंह कुछ कहना चाह रही है, उनके पास चल रहे हैं। भाई साहब, हमने उकसावा नहीं किया। देखिए ऐसा है सर, आपकी जुबान कभी खुलती नहीं आतंकवाद के नाम पर। आप क्यों पाकिस्तान के नाम पर खामोश हो जाते हैं? क्यों आतंकवाद के नाम पर खामोश हो जाते हैं? आप बोलिए, आतंकवाद की आलोचना कीजिए, आप कीजिए, पाकिस्तान की आलोचना कीजिए, कीजिए आप। चलिए आप टीआरएफ की आलोचना कीजिए। एक सेकंड, मैं अनिला सिंह आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद आकिब, मोहम्मद आकिब टीआरएफ की आलोचना कीजिए। कौन है टीआरएफ? ऐसा है अनिला जी, एक सेकंड, ये जो जनाब बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी आवाजें बोल रहे हैं युवा नेता। मोहम्मद आकिब टीआरएफ कौन है? एक सेकंड अनिला जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिए अनिला जी, एक सेकंड दीजिए। मोहम्मद आकिब टीआरएफ कौन है? तो नहीं लड़ा। मोहम्मद आकिब टीआरएफ कौन है? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। बिल्कुल। तो फिर टीआरएफ के लिए बोलने में निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? इनके खिलाफ इनको अनिला जी कुछ कहना चाह रही है? अनिला जी नहीं, क्यों निमंत्रण देना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, ये अपने आप हम वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को, अरे सुन लीजिए, आप बेमतलब का जोश मत दिखाएं। इतना जोश जो है कश्मीर के अंदर शांति नहीं पाया करें। नाटक करने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया, हमारे यहाँ पे एक भी दंगा नहीं होने दिया। आप जैसे लोग यहाँ पे दंगाई बनकर आते हैं ना, उनका दिमाग 1 मिनट के अंदर दुरुस्त करना जानते हैं। खैर, मैं ये कहती हूँ कि मोदी जी ने जिस प्रकार का माहौल बना दिया है 2019 के बाद, जब 370-35 से हट गया है, उसके बाद वहाँ पे विकास की लहर बह रही है। इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, ये जुमलेबाजी ना बोलिए, ये कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 2 एम्स बन रहे हैं, परेशानी हो रही है। कैंसर का इतना बड़ा बिल्कुल अनिला जी, लेकिन वक्त आ चुका है कि भारत कड़े सैंक्शंस लगाए, जैसे कि सुशील पंडित कह रहे हैं और जैसे कि बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। और अनिला जी आपके पास वापस लौटे, लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर बता दें। रिपब्लिक भारत की खबर का, रिपब्लिक भारत के डिबेट का असर हो रहा है। ट्विटर पर बैन पाक क्रिकेट हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ये रिपब्लिक भारत के इस डिबेट का रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद सबसे टॉप में ट्रेंड हो रहा है। और आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ मैच को बैन करने की मांग पूरे देश में उठ रही है और देश का हर नागरिक कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और यही नहीं, भारत पाक मैच को 24 अक्टूबर को जो होना है उसे बैन करने के लिए हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। लोग लगातार इस बारे में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बात हर पैनलिस्ट कह रहे हैं, यहां आया हुआ हर मेहमान कह रहा था कि अब पाकिस्तान पर भारत के सैंक्शंस लगाने का टाइम आ गया है। वो टाइम गया कि हम जब सीजफायर खेले, अब आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई होनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।